स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जेक सिविल क्लास में। और अपनी सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ की, और ये अपना पार्ट है 19। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड टू ए 0.32 किलोमीटर स्क्वायर फील्ड फॉर 4 आवर्स। Soil probing after irrigation showed that 0.4 meter of water had been stored in the root zone. Water application efficiency in this case would be। दोस्तों पूछा गया है कि कोई एक फील्ड है जिसका एरिया है 0.32 किलोमीटर स्क्वायर और उसमें 4 घंटे तक 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। फिर देखा जाता है कि जो सॉइल है उसके रूट में 0.4 मीटर तक की डेप्थ पे क्या हो जाता है, वाटर स्टोर्ड हो जाता है। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। जैसा आपने अभी बात किया कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन अपॉन वाटर अप्लाइड इन द फील्ड। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि वाटर स्टोर्ड कितना हुआ रूट जोन में। तो दोस्तों एरिया गिवन है आपका 0.32 किलोमीटर स्क्वायर, जो अपना आ जाता है 3,20,000 मीटर स्क्वायर, और वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन है 0.5 मीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा, जब अपन इस फील्ड के एरिया को वाटर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा, जो आ जाएगा 1,28,000 मीटर क्यूब। दोस्तों ये है मीटर क्यूब है। फिर देखा अपन ने कि डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन फील्ड दिया गया है आपका 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड और 4 घंटों से तक दिया गया है। तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्चार्ज से तो अपना जो वाटर अप्लाई किया है फील्ड में वो आ जाएगा। तो आपका दोस्तों वो आ जाता है 1,72,800 मीटर क्यूब। अब अपन इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो अपने वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ पे अपने जब यहाँ पे वैल्यू रखी तो अपना जो आंसर आया वो आया 74%। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ लाइम पोजोलाना इज। दोस्तों पूछा गया है कि जो लाइम पोजोलाना सीमेंट होती है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 मिनट, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द सॉइल थ्रू विच इट परकोलेट इज नोन एज। दोस्तों पूछा गया है कि सॉइल में से जो वाटर सीपेज होता है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं सीपेज प्रेशर, यानी सी। दोस्तों सपोज कीजिए कि ये आपका कोई ग्राउंड है, इस पर कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे क्या है, वाटर फिल है। ये वाटर नीचे से सीप करेगा इसमें से और यहाँ पे जाके क्या जाएगा, बाहर। दोस्तों अगर यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल है उसके जो इफेक्टिव प्रेशर है उसके बराबर अगर ये प्रेशर लगा देगा तो ये वाटर का जो इस पर प्रेशर लगेगा वो क्या आ जाएगा, सीपेज प्रेशर, और सॉइल पार्टिकल क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और पानी भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जो ये वाटर जा रहा है ये इस पर जो प्रेशर लगा रहा है इसको अपन बोलते हैं सीपेज प्रेशर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिन्स टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ 3 mm इन डायमीटर इज नोन। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो वो वाटर कंटेंट मिनिमम क्या कहलाता है जिस पे अपन सॉइल को अगर एक 3 mm के थ्रेड में रोल करते हैं और उस पर दरारें यानी वो क्रम्बल स्टार्ट हो जाता है, तो वो लिमिट क्या कहलाती है। दोस्तों उसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, और अपना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये देखिए दोस्तों, ऐसा जो सॉइल सैंपल होता है उसको किससे जो इसका टेस्ट करते हैं उसमें लेते हैं अपन 425 माइक्रोन सीव। उससे जो सॉइल अपन ने सीव किया उसमें पानी मिला के ऐसी बॉल बनाते हैं, फिर इस बॉल को अपने अंगुलियों से थ्रेड बनाते हैं ऐसा।
ये थ्रेड अपन 3 mm का बनाते हैं कि 3 mm का थ्रेड बन जाता है और इस पर क्रम्बल नहीं होता, यानी इस पर कोई दरारें नहीं दिखती हैं। तो वापस से अपन क्या बनाते हैं, ऐसी बॉल बना देते हैं, फिर वापस से अपन ऐसा ही दोबारा अंगुलियों से उसका थ्रेड बनाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक उस थ्रेड की सतह पर क्रम्बल ना हो जाए, यानी धीरे छोटी छोटी दरारें दिखनी ना हो जाएं। तो वहाँ पे जो लिमिट अपनी कहलाती है वो कहलाती है आपकी प्लास्टिक लिमिट। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल। दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि जो नीचे टेस्ट दिए गए हैं उसमें से कौन सा मेथड है मोस्ट रिलायबल है बियरिंग कैपेसिटी निकालने का। तो दोस्तों वो कहलाता है अपना प्लेट लोड टेस्ट, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों प्लेट लोड टेस्ट से अपन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या सेटलमेंट निकालते हैं जहाँ पे फाउंडेशन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्लेट लोड टेस्ट का एक दिया गया है फिगर। ये यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपकी प्लेट लगी हुई है। दोस्तों ये कोई ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड में अपने को क्या करनी है, फाउंडेशन करनी है। तो इसके लिए पहले अपन क्या करते हैं, ये गड्ढा खोदते हैं। इस गड्ढे पे यहाँ पे क्या लगाते हैं, ये प्लेट लगाते हैं। इस प्लेट पे क्या लगाया जाता है, लोड लगाया जाता है, और ये लोड लगाने से नीचे क्या हो जाती है, प्लेट धंसती है। तो जहाँ पे प्लेट धंसना नीचे स्टार्ट हो जाती है वो क्या हो जाता है, आपका लोड आ जाता है। और यहाँ पे जो एरिया है, एरिया लोड को एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी क्या आ जाती है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल में अपना क्या है, प्लेट लोड टेस्ट है। इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो आपकी प्लेट है इसकी मोटाई कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी मोटाई होती है 25 mm। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस प्लेट की साइज़ क्या है। तो दोस्तों इस प्लेट की साइज़ 300 mm से लेके 750 mm तक क्या करती है, वेरी करती है। तो आप दोनों याद रखिएगा, कई बार 300 mm भी हो सकता है, 750 mm भी होता है। अगर आपकी जो फुटिंग है वो अगर सर्कुलर है तो प्लेट आप क्या लेते हैं, यहाँ पर सर्कुलर ले लेते हैं, वरना क्या लेते हैं, ये रेक्टेंगल प्लेट या स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं पर। तो ये दोनों वैल्यू आप याद रखिएगा। और अपना जो प्लेट लॉस टेस्ट है वो किस में काम आता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में और सेटलमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज इन सेप्टिक टैंक इज रिकमेंडेड एज। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो आपका सेप्टिक टैंक होता है उसमें जो स्लज एक्यूमुलेट होती है उसकी रेट क्या होती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों सेप्टिक टैंक होता है जो आपके रूरल एरिया में हाउस से सीवेज आता है या वेस्ट आ रहा है उसको डिस्पोज करने के लिए उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वहाँ पे अपन क्या लेते हैं, सेप्टिक टैंक कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, कोई सेप्टिक टैंक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, सीवेज आ रहा है, ये हाउस से क्या आ रहा है, सीवेज आ रहा है, और सीधा किस में आ जाता है, इस टैंक में आ जाता है। दोस्तों अब पूछा था कि स्लज क्या है। दोस्तों आपका सीवेज आ रहा है, उसमें एक तो सॉलिड पार्टिकल है और एक क्या है, वाटर है। दोस्तों धीरे धीरे जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे क्या हो जाता है, बैठना स्टार्ट कर जाता है, और जो आपका फ्लूइड है यानी पार्टिकल है वो क्या होता है, यहाँ ऊपर रहता है। तो ये नीचे ठोस पदार्थ जो नीचे बैठ जाता है इसको ही अपन क्या कहते हैं दोस्तों, स्लज कहते हैं। और ये जो लिक्विड बाहर निकल जाता है इस लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि जो एक कोई भी टैंक हो आपका, चाहे सेडिमेंटेशन टैंक हो, स्लज डाइजेशन टैंक हो, नीचे जो चीज़ बैठती है उसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं, स्लज, और जो ऊपर लिक्विड निकलता है उसको क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। अगर कहीं पे कोई झाग वाग जैसे चिकना पदार्थ कोई किचन विचन से आ जाता है तो ऊपर जो झाग बन जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। तो आपका जो नीचे ठोस पदार्थ बैठा है इसको तो अपने क्या बोल दिया, स्लज। अब इस सवाल में पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति इसकी रेट क्या है। तो अगर अपन एक व्यक्ति का अनुमान लेते हैं तो एक व्यक्ति एक साल में 30 लीटर स्लज क्या है, प्रोड्यूस करता है, ये इसकी क्या हो जाती है। और दोस्तों जहाँ पे शहरों में तो क्या सीवेज सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जिन स्थानों पे सीवेज सिस्टम की सुविधा नहीं होती है वहाँ पे सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या लगाया जाता है, ये सेप्टिक टैंक लगाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, ए, यानी 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कॉम्पेक्शन एक्टिविटी। दोस्तों पूछा गया है कि जो आपका कॉम्पेक्शन प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है। तो दोस्तों कॉम्पेक्शन में आपकी क्या होती है, एयर एक्सपेल्स होती है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। दोस्तों अगर कंसोलिडेशन होता है तो जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है उसमें आपका क्या निकलता है, पोर वाटर निकलता है। फिर भी अगर कुछ लोड लगाने के बाद यानी आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन हो जाता है तो उसके बाद सॉइल पार्टिकल क्या हो जाते हैं, रीएडजस्ट होते हैं, उससे जो कंसोलिडेटेड होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो कॉम्पेक्शन में आपका क्या निकलता है, एयर निकलता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकन्ड पार्ट ऑफ ए फ्लैट स्लैब अवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नोन एज। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपकी जो फ्लैट स्लैब होती है उसका जो थिकन्ड पार्ट होता है जहाँ पे कॉलम आपका स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो थिकन्ड पार्ट कहलाता है आपका ड्रॉप पैनल, यानी आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कोई आपकी क्या दे रखी है, फ्लैट स्लैब दे रखी है। फ्लैट स्लैब के नीचे उसका जो थिकन्ड पार्ट है, फिर इसके नीचे कॉलम है, तो ये जो थिकन्ड पार्ट है आपका ये क्या कहलाता है, ड्रॉप पैनल। अगर ड्रॉप पैनल के नीचे जो आपका जो ये पार्ट एक्सटेंडेड है ये क्या कहलाता है, आपका कॉलम का कैपिटल। कई बार हो सकता है कि आपका ड्रॉप पैनल न दे के सीधा कैपिटल पे ही क्या हो सकती है, आपकी फ्लैट रूफ हो सकती है। तो आप दोनों याद रखिएगा, जो कॉलम का ये जो फ्लैटेंड पार्ट है, इस फ्लैटेंड पार्ट को तो अपन बोलते हैं कैपिटल, और जो फ्लैट रूफ है उसका जो थिकन्ड पार्ट है वो क्या कहलाता है, आपका ड्रॉप पैनल। दोस्तों ये कैपिटल इसलिए दिया जाता है कि जो आपकी पंचिंग प्रोसेस होती है, पंचिंग स्ट्रेस होता है वो ना हो, यानी अगर कॉलम क्या हो सीधा रूफ के अंदर ना धस जाए, जिसको पंचिंग बोलते हैं। ये पंचिंग को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, ये आपका थिकन्ड पार्ट देते हैं जिसको ड्रॉप पैनल बोलते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिलेट वेल्ड मे बी टर्म्ड एज। दोस्तों फिलेट वेल्ड को और क्या कहा जाता है, मीटर वेल्ड, कॉनकेव वेल्ड, कॉन्वेक्स वेल्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपका जो फिलेट वेल्ड होता है उसको अपन मीटर वेल्ड भी कहते हैं, कॉनकेव वेल्ड भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स वेल्ड भी बोलते हैं, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका फिलेट वेल्ड दिया गया है। दोस्तों फिलेट वेल्ड होता है जब दो प्लेट को आप परपेंडिकुलर जोड़ते हैं, दो प्लेट को परपेंडिकुलर जोड़ते हैं तो फिर जो वेल्डिंग करते हैं ये आपका क्या कहलाएगा, फिलेट वेल्ड। अगर आपकी दो प्लेट ऐसे गिवन होती ऐसे और उनके ऊपर ऐसे वेल्ड करते हैं अपन, तो वो आपकी क्या कहलाती, बट वेल्ड कहलाती। लेकिन यहाँ पे जो प्लेट हैं उनको अपने क्या जोड़ा, परपेंडिकुलर। दोस्तों फिलेट वेल्ड में याद रखिएगा, जो आपकी ये जो और ये होती है इसको अपन लेग साइज कहते हैं, वो क्या कहते हैं, लेग साइज कहते हैं। और ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, टो कहलाता है। और यहाँ पे ये क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। और ये आपकी क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। दोस्तों जो रूट होती हैं उसको जोड़ने वाली लाइन पे, टो होती है उसको जोड़ने वाली लाइन से रूट पे जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है ये ही आपकी क्या कहलाती है, थ्रोट थिकनेस कहलाती है। तो कई बार सवाल में ये भी पूछ लिया जाता है कि थ्रोट थिकनेस क्या होती है। तो थ्रोट थिकनेस होती है आपकी जो आपकी टो होते हैं, टो को मिलाने वाली रेखा है, उससे जो आपका रूट है, रूट से टो को मिलाने वाली रेखा पे जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आपकी थ्रोट थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ IRC ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज कैरिड आउट फॉर रूरल रोड्स फॉर 7 days कंटिन्यूसली ड्यूरिंग। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो ग्रामीण सड़कें होती हैं उस पर जो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की जाती है 7 दिनों के लिए, वो कब की जाती है। तो दोस्तों वो की जाती है आपकी दोनों हार्वेस्टिंग एंड लीन सीजन दोनों में, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये आप याद रखिएगा। पीछे दोस्तों अपन ने पूछा था कि IRC की स्थापना कब हुई। तो IRC की स्थापना हुई थी 1934 में। IRC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। IRC को जयकार कमेटी की सिफारिश पे लगाया गया था, यानी इसको IRC की जो स्थापना की गई थी वो आपकी जयकार कमेटी की सिफारिश पे की गई थी। तो आप ये भी याद रखिएगा।
दोस्तों पिछले पार्ट में हमने सवाल पूछा था कि द डिस्चार्ज पर यूनिट प्लान एरिया ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक इज़ जनरली कॉल्ड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी डिस्चार्ज पर प्लान एरिया होता है आपका वो ओवरफ्लो रेट भी कहलाता है, उसको सरफेस लोडिंग भी कहते हैं, उसको ओवरफ्लो वेलोसिटी भी कहते हैं। दोस्तों आज के लिए आपका सवाल, फॉर डिज़ाइनिंग मेसनरी कंपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर सीस्मिक फोर्सेस प्रोविजन इन द डिज़ाइन कैलकुलेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। दोस्तों इस सवाल में पूछा गया है कि जो आपका इंडिया में सीस्मिक जोन है उनमें से ऐसे कौन से जोन हैं जिसमें मेसनरी कंपोनेंट बनाते हैं आप स्ट्रक्चर के, या स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको सीस्मिक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इंडिया में सीस्मिक जो जोन हैं वो कितने हैं। तो दोस्तों अपना वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, ऑल दी बेस्ट।